हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MS एग्ज़ाम स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं CTET 2021 CDP यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को ए सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, बी ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध अवधारणाओं को मजबूत करें, सी विविध संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, डी विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? ए समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, बी विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर, सी लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, डी समस्या के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तो फ्रेंड्स, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्र की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? ए व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, बी शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, सी दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, डी संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल। तो फ्रेंड्स, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। रचनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? ए अति सक्रियता, बी अति सतर्कता, डी बोधगम्यता, डी अपसारी चिंतन। तो फ्रेंड्स, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपसारी चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? ए बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, बी अनुकरण नकल और दोहराना, सी विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, और डी संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी हमारे अनुकरण करने की बात आ जाए, नकल करने की आ जाता है, तो ये हमारा क्या होता है? नेगेटिव पॉइंट होता है। वस्तु को यंत्रवत याद करने की मतलब रोट लर्निंग की बात आ जाए, तो ये भी हमारा क्या होता है? नेगेटिव पॉइंट होता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। एक अध्यापिका को दिए गए किसी वार्तालाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है, बी अधिक केवल त्रुटियों के शोधन पर है, सी इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है, डी त्रुटियों की समझ एवं अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की। तो फ्रेंड्स, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रुटियों की समझ अध्यापन और अधिगम की प्रक्रिया के। तो ये करने के लिए हमें क्या होता है? बच्चों की त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? ए बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, बी यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, सी बच्चे को दंड देकर, और डी प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। देखिए फ्रेंड्स, जहाँ पे भी यंत्रवत याद करने की बात आए तो हमने क्या बताया था? जो हमारी रूट लर्निंग होती है वो हमारा कैसा पॉइंट होता है? नेगेटिव पॉइंट होता है। तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। और जो सी है दंड देना, हम बच्चों को कभी भी दंड नहीं दे सकते, यह भी हमारा क्या होता है? नेगेटिव पॉइंट होता है। और आसान क्रियाकलाप तो बिल्कुल ही नहीं देने, तो ये भी गलत है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। शर्मिंदगी यानी शेम ए बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावी है, बी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा चाहिए, सी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है,
डी का एक नकारात्मक संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो शर्मिंदगी होता है उसकी हमारा संज्ञान पर क्या होता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में ए बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बी बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं, सी बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, डी बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो बच्चे होते हैं वो सक्रिय भूमिका रहते हैं। जहाँ पे बच्चों को एक्टिव होने की बात आ जाए तो ये कैसा होता है, हमारा पॉजिटिव पॉइंट होता है। तो ये इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बी असफलता अनियंत्रित है, सी योग्यता सुधार्य है, डी योग्यता अटल है। तो फ्रेंड्स इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो योग्यता होती है वो हमारी कैसी है, सुधार्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? ए बारंबार परीक्षाएं, बी अन्वेषण और संवाद, सी प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, डी पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो देखिए हमारा इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, अन्वेषण और संवाद। जहाँ पे विद्यार्थियों को क्या होता है, खोज के माध्यम से बात करने की आ जाए या फिर अवसर देने की बात आ जाए तो ये हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव पॉइंट होते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब ए अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, बी विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, सी अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाए, डी वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। तो देखिए फ्रेंड्स इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो सूचनाएं होती हैं अगर उनको अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाए तो वो कहते हैं हमें कठिनाइयों का सामना करना महसूस होता है, बच्चों को सीखने में कठिनाई महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? ए संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं, बी कोई उत्तेजना नहीं कोई भय नहीं, सी उच्च उत्तेजना उच्च भय, डी निम्न उत्तेजना निम्न भय। तो देखिए फ्रेंड्स इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है? ए न आनुवंशिकता पर न पर्यावरण पर, बी आनुवंशिकता या पर्यावरण की पारस्परिकता पर, सी केवल आनुवंशिकता पर, डी केवल पर्यावरण पर। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारे बच्चे का जो विकास होता है वो हमारा दो चीज़ों पे निर्भर करता है। एक तो होता है हमारा एनवायरनमेंट पे और दूसरा होता है हमारा हेरिडिटी पे, मतलब कि आनुवंशिकता पर। इन दोनों पे डिपेंड होता है। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आनुवंशिकता ए पर्यावरण के पारस्परिकता पर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, एक कार्य के दौरान साइनस स्वयं बात करती है कि वह कार्य किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? तो देखिए फ्रेंड्स जो हमारे लेव वाइगोस्की थे उन्होंने बताया था कि जब हम क्या होता है खुद से बात करते हैं तो उन्होंने एक वर्ड दिया था जिसे हम बोलते हैं प्राइवेट स्पीच। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वनियमन। क्योंकि जो स्वनियमन होता है उसे हम इंग्लिश में प्राइवेट स्पीच बोलते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। ए विद्यार्थी की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान, बी पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान,
सी विद्यार्थियों को नामांकित करना, डी योग्यता आधारित समूह में विद्यार्थियों को। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्यार्थी की ज़रूरतें एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा असेसमेंट होता है वो क्या था, कभी भी हम कहते हैं पुरस्कार वितरण करने के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा नेगेटिव होता है। बच्चों को हम नामांकित नहीं कर सकते, ये भी हमारा नेगेटिव होता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्यों, क्या, क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना, यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। बी, छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेंगी। सी, बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित या निष्प्रेरित। और डी, अधिगम के लिए पाढ़ या आधारभूत संरचना का काम करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे लेव वाइगोस्की थे, इन्होंने बताया था कि जो हम बच्चों को टेम्पररी जो हेल्प देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम स्क्रैप फोल्डिंग बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, पाढ़ बोलते हैं। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन ए, लैंगिक भेदभाव को कम करता है। बी, लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। सी, लैंगिक रूढ़वादिता को दर्शाता है। डी, लैंगिक रूढ़वादिता को चुनौती देता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैंगिक रूढ़वादिता को दर्शाता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एक प्रगतिशील कक्षा में ए, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। बी, विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। सी, अध्यापन को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। डी, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। जहाँ पे बच्चों को मौके या अवसर देने की बात करें तो वो क्या है, हमारा पॉजिटिव पॉइंट होता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, लॉरेंस कॉलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे उसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। ए, उत्तर प्रथागत। बी, अमूर्त संक्रियात्मक। सी, प्रथा पूर्व। डी, प्रथागत। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रथागत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ए, समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है। बी, परिवार एवं जनसंख्या दोनों समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं। सी, विद्यालय समाजीकरण का द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। डी, विद्यालय समाजीकरण का प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण के द्वितीय कारक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इनमें से जो हमारा समाजीकरण का, जो बच्चे के समाजीकरण का जो पहला कारक होता है तो वो होता है उसका परिवार, क्योंकि बच्चा जो सबसे पहले कहाँ से सीखता है, अपने परिवार से सीखता है। तो ये हमारा क्या होता है, हमारे समाजीकरण का पहला कारक होता है। और दूसरा होता है हमारा विद्यालय। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो विद्यालय होता है वह समाजीकरण का द्वितीय कारक होता है और जो परिवार होता है वह समाजीकरण का प्राथमिक कारक होता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, बहुबुद्धि सिद्धांत जोर देता है कि एक, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। बी, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत भिन्नताएं नहीं होती। सी, बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। सी, एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयाम में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
जो बुद्धिमत्ता होती है उसकी बहुत सारी दशा होती है। जो हमारी बुद्धि होती है वो कैसी होती है? बहुआयामी होती है। ये किसने कहा था हमारा? ये कहा था हमारे हार्वर्ड गार्डनर ने। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सा गुण क्या होता है? ए परिकल्पित निगमनात्मक सोच, बी संरक्षण और पदार्थ को क्रमबद्ध करने की क्षमता, सी अमूर्त सोच का विकास, डी विचार और सोच में केंद्रीकरण। तो देखिए फ्रेंड्स इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विचार और सोच में केंद्रीकरण। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान होता है, विकास बहुआयामी है, सी विकास की दर सभी संस्कृतियों के लिए समान होती है, डी विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। तो देखिए फ्रेंड्स जो हमारा विकास होता है वो कैसा होता है? हमारा बहुआयामी होता है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो विकास होता है एकदम हमारा कैसा होता है? बहुआयामी होता है। जहाँ पे भी हमें केवल वर्ड दिख जाए तो वो हमारा कैसा होता है? नेगेटिव होता है। और ये दो में दिख गया तो ये दोनों क्या हो गए? नेगेटिव हो गए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम में प्रक्रिया डैश के महत्व पर जोर देता है? ए अभिप्रेरणा, बी संतुलीकरण, सी सांस्कृतिक उपकरणों, डी गुणारोपण। तो देखिए फ्रेंड्स इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सांस्कृतिक उपकरणों। जो हमारे लेव वाइगोस्की थे इन्होंने अपनी जो थ्योरी दी थी सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, तो इन्होंने उसमें 3 चीज़ों को इम्पोर्टेंट माना था। एक तो माना था भाषा को, दूसरा था हमारा समाज को और तीसरा था हमारा कल्चर को यानी कि संस्कृति को। इन तीनों ही चीज़ों को इन्होंने क्या माना था? इम्पोर्टेंट माना था। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचना को डैश के रूप में वर्णित करते हैं? ए विकास का समीपस्थ क्षेत्र, बी स्कीमा और मनोबंध, सी मनोवैज्ञानिक उपकरण, डी उद्दीपन अनुक्रिया संबंध। तो देखिए फ्रेंड्स इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्कीमा और मनोबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर देना चाहिए? ए सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव पर, बी हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने पर, सी प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों पर, डी अभिवेदी समरूपी निर्देशों पर। तो देखिए फ्रेंड्स हमने कहा था जहाँ पे भी बच्चों को अवसर देने की बात आ जाए तो वो हमारा क्या होता है? पॉजिटिव पॉइंट होता है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? ए छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, बी छात्र जिसका अशक्त शरीर है, सी मंदित छात्र, डी विकलांग छात्र। तो देखिए फ्रेंड्स इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। इनके लिए एक अधिकार बनाया गया था जिसे हम बोलते हैं RPWD एक्ट। इसमें क्या होता है? इन लोगों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, जन्म से किशोर अवस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? ए मूर्त अमूर्त सांवेदिक, बी अमूर्त मूर्त सांवेदिक, सी सांवेदिक मूर्त अमूर्त, डी अमूर्त सांवेदिक मूर्त। तो देखिए फ्रेंड्स इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सांवेदिक मूर्त अमूर्त। देखिए जो बच्चा होता है वो सबसे पहले क्या होता है? अपनी इंद्रियों से सीखता है, मतलब और फिर किससे सीखता है? वो अमूर्त चीज़ों से सीखता है जिससे वो देख सकता है या छू सकता है, उसके बाद सीखता है वो अमूर्त चीज़ों से। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा,
एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? ए योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, बी अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, सी अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, डी अध्यापक के पक्ष पर असफलता। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।